वीडियो में क्या है टाइटल देख के तुम समझ गए होगे, तो सीधा शुरू करते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। यस, आपने सही गेस किया है। इसका आंसर है बी आर अम्बेडकर। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, प्लेड द की रोल इन शेपिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 लोग थे। ठीक है, एक तो अपने थे बी आर अम्बेडकर साहब। ठीक है, और 6 लोग और थे। इसको कैसे याद कर सकते हो इन 6 लोगों को? अय्यर, अयंगर, शाडुल्ला, मुंशी, BL, DP। ठीक है, ये नाम है अय्यर, अयंगर, साडुल्ला, मुंशी, BL, DP। और चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के। विच एक्ट इज नोन एज द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या गुड गवर्नेंस एक्ट भी इसको बोला जाता है। किसको बोला जाता है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है ना, उसको तुम 2 पार्ट में बांट सकते हो, 1857 की क्रांति तक और उसके बाद। ठीक है, तो 1757 से 1857 जो ये चल रहा है इसको बोलते हैं कंपनी रूल, और 1857 से 1947 जो चल रहा है इसको बोल सकते हो क्राउन रूल। ठीक है, तो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एक्ट, ठीक है, जिसको गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया या एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही बोला गया, यहाँ से क्राउन रूल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी पावर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दी। ठीक है, बस ये नाम का था गुड गवर्नमेंट एक्ट, कुछ था नहीं इसमें गुड कहने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड डायरकी इन द प्रोविंसेस? ठीक है, प्रांतों में डायरकी किसने इंट्रोड्यूस करी? इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। डायरकी क्या थी बेसिकली ना? डायरकी ने पावर्स को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक रिजर्व और एक ट्रांसफर्ड। रिजर्व किसके पास रही? ब्रिटिशर्स के पास रही। ठीक है, और ट्रांसफर्ड किसके पास रही? इंडियन मिनिस्टर्स के पास में रही। ठीक है, ये ट्रांसफर्ड में वो चीज़ें थी जो अंग्रेजों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। ठीक है, जैसे कि भारत का विकास, जिसमें आ गया एग्रीकल्चर, एजुकेशन। ठीक है, ये सब। रिजर्व में वो आ गया जिसमें ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, ऑब्वियसली, इसलिए उन्होंने ये पावर्स अपने पास रखी, जैसे डिफेंस हो गया, फाइनेंसेस हो गया। ठीक है, तो डायरकी का ये मतलब है। डायरकी किस एक्ट में इंट्रोड्यूस हुई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और ये जो ट्रांसफर्ड पावर इंडियंस को मिली ना, इसका मतलब ये नहीं था कि इंडियंस के पास बहुत पावर हो गई। इनके पास वीटो पावर फिर भी थी। ये इंडियंस के द्वारा प्रस्तावित चीज़ों को ब्लॉक कर सकते थे। ठीक है, बस ये नाम की पावर्स थी। जो मुद्दे की बात यह है कि डायरकी इंट्रोड्यूस हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। अगला क्वेश्चन है Who moved the objectives resolution in the Constituent Assembly? A. B. R. Ambedkar, B. Rajendra Prasad, C. Jawaharlal Nehru, D. Sardar Patel। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था? ये वही था जो 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी ने पास किया। ठीक है, ये बाद में चल के प्रीएम्बल बना। ठीक है, ये चीज़ तुमको 2 याद रखनी है इससे, प्रीएम्बल 1946 और जवाहरलाल नेहरू, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया 1946 में इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी प्रेसिडेंट थे। ठीक है, विच एक्ट फर्स्ट गेव इंडियंस द राइट टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स? किस एक्ट ने इंडियंस को ये राइट दिया कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सकते हैं? इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये चारों एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये आया 1909 में। ठीक है, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोला जाता है। इसने इनडायरेक्ट इलेक्शंस अलाउ किए, और यही वो एक्ट था जिसने हिंदू मुस्लिम की एकता को भी नुकसान पहुंचाया। ठीक है, इसमें मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6,
व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फर्स्ट मीट? ये तो बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949। तो इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946 को ये लोग फर्स्ट टाइम मिले। ठीक है, अब फर्स्ट टाइम मिलने पे तो इनका प्रेसिडेंट फिक्स था नहीं, तो उस टाइम सीनियरिटी के बेसिस पे यहाँ पे प्रेसिडेंट बना दिया गया था। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, अगला सवाल, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर पार्टीशंस? कितने लोग थे आफ्टर पार्टीशन? 389, 299, 296 या 272? आंसर है 299। ठीक है, ओरिजिनली जो थे 389 थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, लेकिन जब पार्टीशन हो गया तो कुछ लोग पल्ली साइड चले गए। ठीक है, तो तब कितने बच गए? 299। इस 389 में से 93 जो थे प्रिंसली स्टेट से थे। ठीक है, 292 प्लस 4, ये 4 नॉमिनेटेड थे। ठीक है, और ये स्टेट से थे। ठीक है, ये ब्रिटिशर्स नॉमिनेट करते थे। हु वाज इलेक्टेड एज अ परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? बी आर अम्बेडकर साहब, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार पटेल? देखो, परमानेंट प्रेसिडेंट की बात करी जाए तो परमानेंट प्रेसिडेंट थे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, और ये तो हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट थे ही। एंट्रिम की अगर बात पूछी जाए, एंट्रिम की, तो थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, ही प्रेसिडेंट ओवर द असेंबली एंड लेटर बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। विच कमिटी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? यूनियन पावर्स कमिटी, एडवाइजरी कमिटी, ड्राफ्टिंग कमिटी या स्टीयरिंग कमिटी? बहुत बेसिक सा सवाल है। ड्राफ्ट कौन करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को? ड्राफ्टिंग कमेटी करेगी, और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे हमारे बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म्ड ऑन 29 अगस्त 1947 एंड चेयर्ड बाय बी आर अम्बेडकर साहब। ठीक है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949? ये इतना ज़्यादा मिस इंटरप्रेटेड क्वेश्चन है लोगों के द्वारा। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब अडॉप्ट हुआ? ठीक है, इसके बच्चे आंसर ये लिखाते हैं 26 जनवरी 1950। ठीक है, लेकिन ये नहीं है। 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया था भारतीय संविधान। ठीक है, लेकिन 26 जनवरी को किया गया क्योंकि इसकी कुछ हिस्ट्री है। 1930 में उन्होंने एक रिपब्लिक डे टाइप बनाया था और बोला था कि इस दिन हम रिपब्लिक डे बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इस दिन इसको फुली फोर्स में ना लाके हम 26 जनवरी को कर लेते हैं। ठीक है, इसकी जो वाकई हिस्ट्री है वो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अगला सवाल, 5 लाख रुपए के लिए, विच एक्ट इज कंसिडर्ड द ब्लूप्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947? तो क्या आपका जवाब लॉक कर दिया जाए? देखो, ब्लूप्रिंट जहां बोला जाए ना, सीधा भाई आंख बंद करके 1935 जीओआई एक्ट को तुम टिक मार देना। ठीक है, अपने शॉर्ट नोट्स बनाया करो। ठीक है, जितना नोट्स बनाओगे उतना तुमको समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे शॉर्ट फॉर्म बनाऊं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को ऐसे लिख लो और 1935 ऐसे लिख लो। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया? ब्लूप्रिंट समझ लो इसे। ठीक है, इसी में फेडरल स्ट्रक्चर दिया था। ठीक है, ऐसे शॉर्ट नोट्स बना लिया करो, जितना एफर्ट्स डालोगे उतना दिमाग याद रखिएगा। ठीक है, इसको बना लो ऐसे, जीओआई 1919, इसमें लिख लो डायरकी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इट प्रोवाइडेड फेडरल स्ट्रक्चर, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों पूरे 11 रुपए के लिए। हु वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? आपके जवाब हैं ए सरदार पटेल साहब, बी राजेंद्र प्रसाद जी, सी बी आर अम्बेडकर साहब या डी चाचा जवाहरलाल नेहरू? तो आपका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे हमारे देश के बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति जिन्होंने हमारा संविधान भी बनाया, वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है, ही सर्व्ड एज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर एंड लेड द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगला सवाल, हाउ मेनी शेड्यूल्स वर देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन?
8, 10, 12 या फिर 11? आपका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों। ओरिजिनली 8 शेड्यूल थे, बाद में आगे चल के 4 और ऐड हो गए, अभी करंट में 12 हैं। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन इनिशियली हैड 8 शेड्यूल्स, लेटर इंक्रीज टू 12। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी आर्टिकल्स वर देयर ओरिजिनली इन द कॉन्स्टिट्यूशन? ए 395, बी 444, सी 368 या डी 410? ये जवाब तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ओरिजिनली 395 थे, ठीक है, अभी 448 है। ठीक है, ओरिजिनली 22 पार्ट थे। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लो, ये 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे, 8 शेड्यूल थे। ठीक है, शेड्यूल 22 पार्ट, 395 आर्टिकल। अभी कितने हैं करंट में? यार मेरी गंदी हैंड राइटिंग के लिए सही में माफ़ी, लेकिन मैं अभी यूज टू नहीं हूँ लिखने का ना टैबलेट पे। करंट में कितने हैं? 25 पार्ट है भाई जी। ठीक है, और 12 तुम्हारे शेड्यूल है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? बी एन राव साहब, के एम मुंशी, कुंजरू या कृष्णमाचारी? ठीक है, ये सवाल भी बहुत कॉमनली आस्क्ड है, लिस्ट दे देता है, बोलता है इसमें से कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं था। ठीक है, या फिर ऐसे पूछा था कि कौन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर था। ठीक है, बी एन राव, के एम मुंशी, कुंजरू या कृष्णमाचारी? इसका ऑप्शन है बी एन राव। ठीक है, ध्यान रखना ये सवाल 4 ऐसे में दे देता है, 4 नाम दे देगा, बी एन राव, चाचा नेहरू, सरदार पटेल, एक नाम और दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन कौन पार्ट नहीं था एडवाइजरी का, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का। ठीक है, तो वहाँ पे बी एन राव हैं, क्योंकि बी एन राव जो थे ये एडवाइज़र थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग में। ठीक है, लेकिन ये ड्राफ्टिंग कमेटी का या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पार्ट नहीं थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल स्ट्रक्चर? यूएसए, यूके, कनाडा या आयरलैंड? देखो फेडरल स्ट्रक्चर बोरोड है कनाडा से। ठीक है, द आइडिया ऑफ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर विद प्रोविंसेस केम फ्रॉम कैनेडियन फेडरलिज्म। ठीक है, तो ये जो बोरोड वाला क्वेश्चन है ना, ये बहुत कॉमनली आस्क्ड है। तो कनाडा से क्या बोरोड है हमारा? फेडरल स्ट्रक्चर है। ठीक है, आयरलैंड से डीपीएसपी है। ठीक है, और आयरलैंड से इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट भी है हमारा। ठीक है, यूएसए से क्या है? यूएसए से बहुत सारी चीज़ें हमारी बोरोड है। ठीक है, इसको मैंने कैसे याद किया हुआ था ना, वेयर इज वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखता हूँ मैं, वेयर इज वाइस प्रेसिडेंट एसपी फनी सिंह। ठीक है, डब्ल्यू से क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। आई से क्या है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। ठीक है, वी से क्या है? वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, इसके शॉर्ट नोट्स में तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा अलग से वीडियो बना के। ठीक है, पी से क्या है? प्रोविजन ऑफ स्टेट्स है। एस से क्या है? सुप्रीम कोर्ट से। पी से क्या है? प्रीएम्बल है। एफ से क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, तो यूएसए ना मतलब काफ़ी संवैधानिक रहा है, तो इससे भी तुम्हें आ सकते हो कि फंडामेंटल राइट्स तो यूएसए से ही बोरोड है। ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, बस बड़ी 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 चीज़ें जरूर पूछी जाती हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स यूएसए से। ठीक है, और एस से कहाँ पे? सैकिंग ऑफ जजेस रिमूवल। ये चीज़ पूछ सकता है क्योंकि अभी इंडिया में भी काफ़ी न्यूज़ में है, वो उस केस की वजह से जिसके घर पे पैसा मिला है ना, उसके इम्पीचमेंट की बात चल रही है, तो ये चीज़ हो सकती है। तो सैकिंग ऑफ जजेस रिमूवल कहाँ से बोरोड है? यूएसए से। ठीक है, यूके का मैंने कैसे याद किया हुआ है? आरसीसी सिंगल लॉ। ये मैं तुम्हें एक्रोनिम्स बता रहा हूँ ऊट पटांग से, लेकिन भाई ये ऊट पटांग चीज़ें ही ना गेम ओवर कर देती हैं। ठीक है, आरसीसी सिंगल लॉ बीपीपी। ठीक है, सिंगल से है सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, लॉ से क्या है? लॉ मेकिंग प्रोसीजर, बिकॉज ऑब्वियसली ब्रिटिश लोगों ने हम पे इतना राज किया कि हमने ब्रिटिश ये लॉ मेकिंग स्ट्रक्चर उनसे ही सीखा है या बोरो किया कह सकते हो। बी से क्या है? बाइकैमरल पार्लियामेंट है। पी से क्या है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। पी से क्या है? प्रेरोगेटिव रिट्स हैं। ठीक है, अब ये जो आरसीसी है ना, ये कंफ्यूज करते हैं, ये सिंगल लॉ बीपीपी से समझ जाओगे तुम। आर से क्या है? रूल ऑफ लॉ। सी से कैबिनेट सिस्टम और सी से सीएजी। ठीक है, यूके यूएसए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें याद होनी चाहिए। कनाडा से हमारी क्या चीज़ बोरोड है? फेडरल स्ट्रक्चर बोरोड है। आयरलैंड से हमारा डीपीएसपी एंड इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी और चीज़ें बोरोड होंगी इनसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री डिड इंडिया बोरो द पार्लियामेंट्री सिस्टम? ये हमने बात पीछे करी ली अभी, इसका तो क्या ही तुम्हें बोलूँ मैं, यूके है। ठीक है, इसका आंसर। और ये कब किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में
बोरो कहते थे, ठीक है। द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, ये पीछे नहीं हुआ है तो इसका आंसर दो। द आइडियाज ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम यूएसए, यूएसएसआर, जर्मनी या फ्रांस। फंडामेंटल ड्यूटीज बोरोड है हमारे यूएसएसआर, जो रशिया से बोरोड है, ठीक है। इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से बोरो किया गया था। रशिया से ना दो चीज़ें बोरोड है, रशिया मतलब यूएसएसआर से बोरोड है, दो एफ वाली चीज़ें, ठीक है। एक है 5 ईयर प्लान और एक है फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है भाई। हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन? 2 साल 11 महीने 18 दिन, 3 साल 6 महीने, 1 साल 9 महीने या 5 साल? बिल्कुल सही जवाब, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हमारे देश के खूबसूरत संविधान को बनने के लिए, ठीक है। ये प्रोसेस स्टार्ट हुई थी 1946 में, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग कब थी? 9 दिसंबर 1946 में, ठीक है। एंडेड इन 1949, ठीक है। लास्ट मीटिंग जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो आई थिंक 24 जैन 1950 को थी, ठीक है। 1947 तक बन गया था मतलब ये, और इस दिन लास्ट मीटिंग थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। और 1949 जो पीछे मैंने तुम्हें बात बताई कि 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। और 26 जैन को 1950 में फुली फोर्स में आ गया था, ठीक है। अगला सवाल, विच वॉज द लास्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? A. 15 अगस्त 1947, B. 24 जनवरी 1950, C. 26 नवंबर 1949 या D. 26 जनवरी 1950? अगर आपने ये लेक्चर ध्यान से सुना है तो आपने इसका जवाब ऑटोमेटिकली दे दिया होगा 1 सेकंड में, ठीक है। और मैं भूल गया था कि मैंने क्वेश्चन पुट किया हुआ यहाँ पे, बट ठीक है। तो आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिया है। 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग थी, ठीक है। और इसके 2 दिन बाद फुली फोर्स में हमारा संविधान आ गया था। तो थैंक यू दोस्तों, ये चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। टाइम नहीं लूंगा आपका ज़्यादा फालतू का। टेक केयर, एंजॉय लाइफ। ये PDF आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे।